अब आपकी समस्या तूफान की तरह सरकार तक। न्यूज प्रभात मीडिया, न्यूज प्रभात मीडिया। आज है शिक्षक दिन। सभी शिक्षकों को न्यूज प्रभात मीडिया की तरफ से शिक्षक दिन की शुभकामनाएं। उसी तरह काफी जिला परिषद स्कूल हो, काफी नगर परिषद स्कूल हो, काफी शिक्षा विभाग में जो शिक्षक भर्ती नहीं हो रही है, उसीलिए काफी जगह जगह आंदोलन हो रहे हैं। उसी तरह आज भी जो है रेस्ट हाउस में एक मीटिंग आयोजित की गई है और मीटिंग में कुछ प्रोफेसर है, काफी रिटायरमेंट शिक्षक है, काफी सारे शिक्षकों को द्वारा जो है मीटिंग होने वाली है। तो यहाँ पे जो वरिष्ठ शिक्षक है उनसे जानने का प्रयास करेंगे किस प्रकार की मीटिंग है और आने वाले समय में शिक्षा विभाग को लेकर किस प्रकार की इनकी भूमिका रहेंगी। तो सबसे पहले न्यूज प्रभात मीडिया में आपका स्वागत है। थैंक यू। सर, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को परिचय दीजिए आपका। मैं रमेश विजयकर, शिक्षण बचाव समन्वय समिति महाराष्ट्र का मैं समन्वयक के रूप में काम करता हूँ। पिछले कुछ सालों से शिक्षा में बहुत बड़े बड़े सवाल खड़े हुए हैं। सबसे पहले कि आज का शिक्षक दिन मैं शिक्षक दिन नहीं मानता और आज हम लोग इस शिक्षक दिन को निषेध दिन के रूप में देखते हैं और 28 नवंबर ज्योतिराव फुले जी का जो स्मृति दिन है उस दिन को हम शिक्षक दिन के रूप में मनाते हैं। ये केवल एक व्यक्ति का विरोध नहीं है, ये दो मूल्यों का विरोध है। ये दो अलग अलग मूल्य एक दूसरे के खिलाफ है और इन्हीं मूल्यों को हम समझ नहीं पाए अभी तक, इसलिए आज के दिन हमको देखने को मिल रहे हैं। पिछले 250 साल पहले ज्योतिराव फुले जी ने शिक्षा के सार्वभौमिकरण की भूमिका ली थी और एक स्वर पूरे देश में बड़ी ताकत से सामने लाया था। लेकिन दुर्भाग्य से हम पिछले 175 साल में शिक्षा के सार्वत्रिकरण को नहीं पा पाए हैं। इसमें हमारा अपयश है और उसकी जो विरोधी शक्ति है वो विरोधी शक्ति चाहती है कि यह शिक्षा का सार्वभौमिकरण ना हो, कुछ चंद लोगों को शिक्षा मिले, यही उनकी नीति अभी तक रही है। और उसी का एक उदाहरण के रूप में हम पिछले कुछ सालों से देख पाते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जैसे कि हम सब जानते होंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत सरकार ने 29 जुलाई 2020 को लागू किया और वो लागू करने की प्रक्रिया लोकशाही को या लोकतंत्र को के खिलाफ जाकर के की गई। महाराष्ट्र सरकार ने भी उसी रवैये को अपनाया और महाराष्ट्र सरकार ने भी विधानसभा में उसकी कोई चर्चा न करते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति को महाराष्ट्र में लागू किया गया। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत में शिक्षा के जो भी विस्तार हुआ है उसको संकुचितीकरण करने की भूमिका लेती है और ये संकुचितीकरण करने की भूमिका उसका परिणाम हम पिछले कुछ सालों से देख रहे हैं, पिछले 2 साल से, कि जो ग्रामीण तबके की स्कूलें हैं उनको बंद किया जा रहा है। उसमें बड़े युक्तिवाद करके ये कहा जाता है कि हम अच्छी स्कूलें बनाएंगे, स्कूल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, उसमें सारी सुविधाएं होगी, इस तरह की बातें की जा रही है। लेकिन आप सबको जानकर हैरानी होगी कि ये स्कूल कॉम्प्लेक्स बच्चे के घर के पास से कम 10 किलोमीटर के अंतर में होगा। आप समझ सकते 6 साल का बच्चा या लड़का या लड़की वो 10 किलोमीटर तक अपने घर से स्कूल के लिए कैसे जाएंगे। इससे साफ जाहिर होता है अंतर को बढ़ाना, बच्चे के घर से या बच्चे के निवास स्थान से स्कूल का अंतर बढ़ाना ये साबित करता है कि स्कूल बच्चों को स्कूल से बाहर करना, और यही उनका एजेंडा रहा है। दूसरी इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो बताने लायक है, लेकिन अभी मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि शिक्षा के सार्वभौमित्व के खिलाफ ये बात है। केवल प्राथमिक शिक्षा में नहीं बल्कि हायर एजुकेशन में भी है। हायर एजुकेशन में क्लस्टर की संकल्पना राष्ट्रीय शिक्षा नीति में रखी गई है। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्लस्टर के द्वारा 3000 बच्चों कम से कम कॉलेज में होना चाहिए ऐसा कहता है।
जो हमारे जो ग्रामीण तबके के कॉलेजेस है वो सब बंद हो जाएंगे, और जो अभी आर्ट, साइंस, कॉमर्स के अलग अलग फैकल्टी के कॉलेजेस होते थे वो अब नहीं रहेंगे, और वो एक साथ एक ही प्रीमाइसेस में ये तीनों फैकल्टी होनी चाहिए, ऐसे बंधन ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने लाया है। स्वाभाविक रूप से जो छोटे कॉलेजेस है, वो छोटे कॉलेजेस कहाँ पर है, बड़े शहरों में नहीं है, वो ग्रामीण तबकों में है, जहां से 30-30 किलोमीटर हमारी बच्चियां जो ऊपर होकर के, मतलब 18 साल की, 20 साल की लड़कियां, जो माँ बाप अपने घर से जब भेजती है लड़की को बाहर, तो उनको एक चिंता सतत उनके उनके सामने रहती है। ऐसे स्थिति में उन बच्चियों की स्कूलों का, कॉलेजेस का अंतर बढ़ना ये साफ जाहिर करता है कि हायर एजुकेशन हो चाहे प्राइमरी एजुकेशन हो, वहां से इस देश की जो शोषित जनता, महिला, इनको शिक्षा व्यवस्था से बाहर करने की बात इसमें साबित होती है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि अभी 23 मई 2024 को महाराष्ट्र सरकार ने एक राज्य अभ्यासक्रम आराखड़ा प्रसिद्ध किया। ये राज्य अभ्यासक्रम आराखड़ा कहता है, उन्होंने ब्लूप्रिंट तैयार करके रखा है कि महाराष्ट्र के या देश के बच्चों को हमको क्या पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, इसका निर्णय लेने का अधिकार सरकार के रूप में हम उनको देते हैं। लेकिन वो पढ़ाने के बाद वो बच्चा कैसे बनने वाला है, इसकी चिकित्सा करने का अधिकार भी हमको है। और इस बात को ध्यान में रखते हुए जब हमने उसका अध्ययन किया तो हमें यह साफ पता चला कि राज्य अभ्यासक्रम आराखड़ा और उसके पहले पिछले साल 2023 को नेशनल करिकुलम फोरम के द्वारा केंद्रीय स्कूलों में जो लगाया गया, वो पूरे इतिहास का ब्राह्मणीकरण करने वाला, पूरे शिक्षा व्यवस्था के मूल्य नीति को ब्राह्मणीकरण करने वाला, और राज्य अभ्यासक्रम आराखड़ा जो मूलभूत ज्ञान शाखा है, जिसको हम कहते हैं गणित है, विज्ञान है, भाषा है, सोशल साइंस है, इन विषयों में भी ब्राह्मणीकरण का अंतर्भाव किया गया है। ये बहुत ही दुखद है। देश हमारा कहाँ ले जाना चाहते हैं? क्या हम मध्ययुगीन काल के जाति व्यवस्था के, जहां पर हमारे पास ना बाइक थी, ना मोटर कार थी, ना कोई तंत्रज्ञान था, क्या हम वहां जाना चाहते हैं? या इस युग में से हम और आगे जाना चाहते हैं? 21वीं शताब्दी के जो चैलेंजेस है, जो आह्वान है हमारे सामने, उसको फेस करने की क्षमता हमारे अभ्यासक्रम में होनी चाहिए, और वो तभी आ सकती है। इसके लिए इन्होंने जो पुरस्कार किया है भारतीय ज्ञान प्रणाली, उसका नामकरण किया है भारतीय ज्ञान प्रणाली, एक्चुअली उसको व्याख्यांकित नहीं किया, और व्याख्यांकित न करने का कारण यह है कि वो अगर एक बार व्याख्या कर दिए तो आप उस रास्ते पे सही हो या गलत हो, इसको एक निकष लगाया जा सकता है। अगर आपको नहीं लगाना है, वो नहीं करना है, इसका मतलब यह है कि आप अपना एजेंडा लगाना चाहते हो। अपना एजेंडा साफ तौर पर, उनका जो एजेंडा है वो ब्राह्मणीकरण का एजेंडा है, वो यहाँ की जाति व्यवस्था को मजबूत करना चाहता है, यहाँ की स्त्रियों की जो गुलामगिरी है उसको मजबूत करना चाहता है, यहाँ के जो कारपोरेट सेक्टर की लूट है उसको भी सपोर्ट करना चाहता है, यहाँ की धर्मांधता को बढ़ावा देना चाहता है। एक इंसान दूसरे इंसान के साथ भाईचारे के साथ ना रहे, ये उनका एजेंडा है, और उसी को मजबूत करने के लिए ये सारी चीजें लाई गई हैं। हमारी डिमांड है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को खारिज किया जाए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस देश के बच्चे को, सामान्य बच्चे के कल्याण का नहीं है, उसके विकास का नहीं है, और उसको स्कूल से बाहर करने वाली है। दूसरा, हम चाहते हैं कि जो भारतीय ज्ञान प्रणाली के आधार पर जो शिक्षा आशय का जो पुरस्कार किया गया है उसको वापस लिया जाए, और उसके बजाय आधुनिक ज्ञान प्रणाली और संविधान के मूल्य आधारित ज्ञान प्रणाली के आधार पर भारत की शिक्षा आशय को उन्होंने निश्चित करना चाहिए। अगर वो हमारी बात सुनकर अपनी गलतियों को सुधार ले तो अच्छी बात है, अगर नहीं सुधारना चाहते तो जन आंदोलन के लिए हम तैयार हैं। सर, देश को विश्व गुरु बनाने की बातें चल रही है, उसी तरह शिक्षा भर्ती नहीं हो रही, तो गरीब मध्यम वर्ग के लोग, जो स्कूलें बंद हो रही, तो कहाँ गरीब लोग पढ़ेंगे? इसके लिए क्या बोलेंगे? जो भी मैंने बताया वही स्थिति है। एक तो शिक्षा के निजीकरण के कारण सरकारी स्कूलों को की हालत खस्ता की गई। पिछले 75 साल का अगर हम इतिहास देखेंगे तो शिक्षा में खर्चा कम करते हुए पूरी शिक्षा, सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त किया गया। और अभी तो पूरा का पूरा महाराष्ट्र, शायद पूरे देश में महाराष्ट्र ऐसा पहला राज्य है जो पूरी तरह 100% शिक्षा के निजीकरण की बात करता है।
आपने शायद 2 महीने 3 महीने पहले महाराष्ट्र सरकार ने दत्तक योजना की घोषणा की, और वो दत्तक योजना में महाराष्ट्र की जो 65,000 स्कूल है जो सरकारी, जिसमें जिला परिषद है, नगर परिषद की है, महानगर पालिका की है, ग्राम पंचायत की है, ये जो स्कूलें हैं या खाजगी अनुदानित स्कूल है, इन स्कूलों को कारपोरेट सेक्टर में देने का निर्णय ले लिया है। 50 लाख से 3 कोटी रुपए जो स्कूल के लिए देगा मतलब स्कूल में इन्वेस्ट करेगा, वो धंधा है उसका, वो इन्वेस्ट करेगा और सारे स्कूल के निर्णय प्रक्रिया पर अपना कब्जा करेगा। इतना ही नहीं, बल्कि वो सरकारी स्कूलें जो है उसकी जो जगह है वो जगह भी उसके पास जाएगी। आप सोचिए कि 65,000 स्कूलों की जगह महाराष्ट्र में कितनी होगी। हम गांव में जाते हैं तो 2-2 एकड़ 5-5 एकड़ में जिला परिषद की स्कूलें हैं, वो फिर भी छोटी है। 10-10 एकड़ की जगह जिनके पास है, ऐसी स्कूलें मैं आपको दिखा सकता हूं जो जिला परिषद की स्कूलें हैं। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि 65,000 स्कूल की महानगर पालिका की, जैसे नागपुर शहर, मुंबई शहर, पुणे शहर की, जहां सोने जैसी जमीन की कीमत है, वहां भी 1-1, 2-2 एकड़ में महानगर पालिका की स्कूलें हैं। और ये जो स्कूलों की जमीन है, ये जमीन किसी सरकार ने नहीं दिया है, आप इस बात को नोट कीजिए। जो हमारे पूर्वज थे, जो हम भले ही वो नहीं पढ़े, लेकिन वो पढ़ाई का महत्व जानते थे, इसलिए उन्होंने शिक्षा के लिए वो जमीन दान दी गई है। जी, एक तो सरकार ने दिया नहीं, जनता से ली गई, और वो उसकी मिल्कियत अगर वो कारपोरेट सेक्टर को देना चाहे तो क्या हमने इसको स्वीकार करना चाहिए? ये बहुत ही, इसका जितना निषेध किया जाए उतना कम है। ये स्कूल का पूरी तरह से निजीकरण करके एक व्यवहार के रूप में, जिसको हम बाजारीकरण कहते हैं, बाजारीकरण की प्रक्रिया में लाना चाहते हैं। आपको 2022 का इकोनॉमिकल सर्वे महाराष्ट्र सरकार का प्रसिद्ध हुआ है, उसमें 24% लोग महाराष्ट्र के ऐसे हैं जिनका 44,000 रुपए ग्रामीण भाग का पूरे परिवार का साल का उत्पन्न है, और शहर का 59,000 उत्पन्न है। ऐसे बच्चे जो 22% है, और उसके नजदीक, सिर्फ गरीबी रेखा के नजदीक रहने वाले 60% लोग हैं, ऐसे टोटल मिलाकर, क्या वो ये शिक्षा खरीद पाएंगे? अगर ये शिक्षा खरीद नहीं पाते तो इसका साफ जाहिर है कि गवर्नमेंट उसके बाद भी अगर निजीकरण का करना चाहती है तो ये 60% लोगों को शिक्षा से बाहर करना चाहती है। मतलब आने वाले समय में गरजू गरीब को जो शिक्षा भी मिल रही है फ्री में, वो शिक्षा क्या मिलेंगी? श्री परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का कहना था, शिक्षा जो है बागिनी का दूध है, जो पिएगा दहाड़ेगा। तो किस तरह दहाड़ेगा जब शिक्षा ही नहीं मिलेंगी बच्चों को, तो किस तरह दहाड़ेगा? शिक्षा भर्ती आज जो है लगभग कई अलग अलग राज्य में शिक्षक दिन के उपलक्ष्य में भी कई आंदोलन चल रहे हो, शिक्षा भर्ती के ऊपर विरोध भी चल रहा है, क्योंकि शिक्षा भर्ती नहीं हो रही गई के। तो आज जो रेस्ट हाउस में काफी प्रोफेसर है, रिटायरमेंट प्रोफेसर है, और काफी जो समाज के घटक है, उनके द्वारा जो है एक मीटिंग आयोजित की गई है, और इस मीटिंग में कहीं ना कहीं आने वाले समय में शिक्षा भर्ती नहीं हो रही, इसका विरोध में कहीं ना कहीं निर्णय लिया जाएगा, और शिक्षा गरजू गरीब को किस तरह मिलेंगी इसके ऊपर कहीं ना कहीं डिसीजन लेने की इनकी आज मीटिंग है। इसीलिए कहीं ना कहीं काफी दूर दूर से काफी जो प्रोफेसर है, रिटायरमेंट, उन लोग आए हैं, तो इस प्रकार की मीटिंग आयोजित की गई है। तो इस प्रकार की हालत है पूरे देश में, जो शिक्षा विभाग को लेकर कहीं ना कहीं काफी लोगों ने सामने आकर जो है इसका विरोध करना चाहिए। जिस तरह शिक्षा भर्ती होंगी तो गरजू गरीब को कहीं ना कहीं जो है शिक्षा मिलेंगी, और कहीं ना कहीं जो है वो नौकरी पर लगेंगे। पर इस प्रकार की हालत देखकर ऐसा लगता नहीं कि गरजू गरीब को आने वाले समय में शिक्षा मिलेंगी। सरोज कावड़े के साथ महेंद्र लिल्लारे, गोंदिया।